ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और रिलीजियस ना होने की होड़ में वो लोग स्पिरिचुअलिटी से भी अपने हाथ खींच लेते हैं। कई मायनों में ये एक बहुत ही अच्छा कल्मिनेशन है इस पूरे सीजन का, जिसमें अलग अलग लोग और मैं हम सब बात करते हुए आए हैं एक्सपेरिमेंटेशन की, और अपने आप से जो एक कॉन्वर्सेशन है, एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करने की, अपने आप को जो समझने का प्रयत्न है उसकी बात है। और कई ऐसी बातें आपको इस पहले भाग में सुनने को मिलेंगी मेरे इस संवाद में सुप्रिया जी के साथ। दोनों पार्ट्स को जरूर सुने। ये पहला भाग है, अगला भाग अगले हफ्ते आएगा, और ये इस सीजन का जिसका नाम है सोचो आखिरी संवाद है। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जिसमें मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा सीजन 1 की जर्नी को, जो कि बहुत मजेदार रही अभी तक, और अगले सीजन की कुछ बातें और बाकी के जो प्लान्स हैं उनकी बातें करेंगे हम आखिरी एपिसोड में इस सीजन के, इस साल के। और हाँ, एक और बात, इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा हम दोनों को, तो उसके कुछ ब्लूपर्स एंड में डाले हैं मैंने, वो बहुत मजेदार हैं। उनको सुनने के लिए अंत तक एपिसोड को जरूर सुनिएगा। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, मेरा नाम है पार्थ चौहान और आप सुन रहे हैं ध्वनि। आइए सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी विद सुप्रिया पाठक। हियर वी गो। मेरा नाम सुप्रिया पाठक है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तकरीबन 10-11 साल से इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश टेस्ट करने का काम करती हूँ। तो पहला प्रोजेक्ट मेरा 2008 में था। यूनाइटेड नेशंस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था दिल्ली में, तो वहाँ एक रिफ्यूजी प्रोजेक्ट में मैं काम करती थी। तो वहाँ पहली बार रिफ्यूजीज से परिचय हुआ, वरना पहले हम सोचते थे कि सब सिर्फ गरीब ही हैं जो परेशान हैं, पर दिल्ली में कितने लोग इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लेकर आते हैं। तो शुरू में थे अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से, चाइना से, म्यांमार, नाइजीरिया, सोमालिया, पैलेस्टीन, बहुत जगह से बच्चे, बूढ़े, बहुत कोई थे। मतलब सबसे छोटा स्टूडेंट जो था वो 11 साल का था, और सबसे बड़े जो थे वो मेरे ख्याल 74-75 साल के थे। तो वहाँ पहली बार पढ़ाना शुरू किया, और शुरू में 3-4 बच्चे ही आते थे। फिर 3 महीने में होते होते 100 से ऊपर चला गया काउंट। तो फिर पता लगा फीडबैक में कि हाँ, पढ़ाने का थोड़ा हुनर है। अच्छा। तो वहाँ से फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर एक और सेंटर लिया, फिर होते होते कैसे कैसे फिर अमेरिकन एम्बेसी का एक प्रोजेक्ट मिल गया। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर थोड़ा टाइम बीपीओ में पढ़ाया, ट्रेनिंग किया, फिर कॉर्पोरेट्स में किया, फिर दोबारा फ्रीलांसिंग किया। तो ऐसे करते करते बहुत एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, और ऐसे ही फिर टीचिंग, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों का काम किया। फिर बीच में लिखने का भी शौक हो गया, तो फ्रीलांसिंग में कुछ लिखना भी शुरू किया, कुछ वेबसाइट्स के लिए कुछ ब्लॉग्स लिखे। और बस एक चीज़ रही कि हर चीज़ में मुझे लगा कि बस जहाँ अभी हुई यहाँ से आगे जाना है, इससे आगे निकलना है। तो फिर इसी लिहाज से पढ़ाने से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से लिखना, लिखने से असेसमेंट। तो फिलहाल मैं लैंग्वेज असेस करती हूँ, और कभी कभी शौकिया लिखती हूँ। नाइस। तो ये मेरे काम के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और इस बारे में पूछना चाहूँगा, बट आज का जो हमारा विषय है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल अस, मी, द लिसनर्स, अबाउट स्पिरिचुअलिटी। एंड आई एम श्योर कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस बताए अपने, या जो भी आप करते हुए आ रहे हो अभी तक, उससे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी होगी। तो स्पिरिचुअलिटी तो ऐसी है कि मेरे परिवार में बचपन से ही हम देखते थे कि मतलब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं समाज में, जहाँ बहुत पूजा पाठ होता है, बहुत घर में होम हवन, बहुत सारी चीज़ें, सुबह शाम शंखनाद, बहुत सारी चीज़ें। तो भगवान से एक कनेक्शन या किसी और पावर से एक कनेक्शन तो हम बचपन से देखते सुनते आ रहे थे। घर में 2 बार पूजा होती थी, आरती होती थी, बड़ा एक तरीके से बड़ा फिल्मी माहौल था कि सब्जी भी कट रही है तो भजन गाते गाते मेरी मदर सब्जी काटती थी, या खाना भी बन रहा है तो वैसे ही गाने गाते गाते, भजन गाते गाते बन रहा है। तो एक बचपन से एक, जैसे कहते हैं कि बीज देना अपने बच्चे को कि फेथ रखो, विश्वास रखो, या कोई कुछ है जो तुमको चला रहे, एक तुम्हें चलाने वाली एक पावर है। एग्जैक्टली। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी छोटी उम्मीदें होती हैं, छोटे सपने होते हैं। तो तब तो भगवान पे इतना ही तक भरोसा था कि ये टेस्ट क्लियर हो जाए, यहाँ एडमिशन हो जाए, या आज किसी बात पे मम्मी से मार ना पड़े या डांट ना पड़े। आई थिंक एक बेसिक इंडियन बच्चे
के जो डर और ख्वाब होते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे हुआ कि एक थोड़ा सा जीवन में सदमा लगा कि मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं 14-15 साल की थी। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए जहाँ लोग गुजर गए या लोग बिछड़ गए। बहुत सारे दोस्त थे यूएस सेटल हो गए, बाहर चले गए। तो बहुत अर्ली एज में, मतलब अपनी टीनेज में ही मैंने बहुत मतलब अकेलापन देखा यकायक। और फिर एक चीज़ देखी कि हमेशा जो प्राइम पॉइंट था जहाँ से शुरुआत सारी होती है सोच की, कि हमेशा लगता था कि एक कोई नहीं है तो भगवान तो है हमारे साथ ना। एंड जब आप मतलब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं या टीनेजर होते हैं, तब आप ग्रो भी कर रहे हैं फिजिकली भी, मेंटली भी, हर लिहाज से बॉडी तैयार हो रही है फ्यूचर के लिए। तो उस समय भी अगर आप उस समय ऐसे इस तरह की आपको फाउंडेशन मिल जाती है, एक जड़ मिल जाती है जहाँ अध्यात्म कह लें या फिलॉसफी कह लें, ऐसा कुछ भी अगर आपको एक छोटा सा कहीं से एक डोर मिल जाए कि इसको पकड़ के मैं आगे चलूं, और वो सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट था भगवान का, और जब और बाकी लोगों से मिलते रहे आगे जाके और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दोस्त बने तो पता चला फिलॉसफी भी एक बड़ी चीज होती है। बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं या बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं जो कि कुछ कुछ ऐसी सोच रखते हैं पर वो भगवान को नहीं मानते। तो एथीस्ट क्या होता है मुझे नहीं पता था। मुझे पहली बार पता चला कि कोई ऐसा भी है जो भगवान में विश्वास नहीं भी करता। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए, रेखी किया, हीलिंग करी, एक्यूप्रेशर किया और हीलिंग टच, और मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे, चर्च जाना, बहुत सारी जगह। तो मेरे मतलब हर 6-7 महीने में फेथ बदल जाते थे। अच्छा। तो मुझे लगता था आज ये गुरु को मानना है, आज ये बुक को मानना है। बीच में ओशो का भूत चढ़ा तो ओशो को मानना शुरू किया। पर ये था कि हर, जैसे मैंने कहा कि मेरे थोड़े शायद नेचर में भी है कि थोड़ा मैं रुकती नहीं हूँ एक जगह, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। तो ये करते 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 जब 10-12 साल हो गए मुझे ढूंढते कि एक शांति, सुख या एक अपना जो असल होता है ना कि मेरा असल क्या है, मकसद क्या है, ढूंढते ढूंढते मेरा मकसद क्या है या मेरे जीवन का सत्य क्या है। तो उसको ढूंढते ढूंढते फिर करीब 12 साल पहले किसी ने मुझे निचिरेन दाइशिन बुद्धिज्म से मतलब परिचय कराया कि ये भी एक प्रैक्टिस है। और मतलब बुद्धा के बारे में तो हम यही सुनते आए थे कि वैराग्य और सब कुछ छोड़ दो और घर से दूर रहो। तकरीबन 2008-9 में मुझे किसी ने निचिरेन दाइशिन बुद्धिज्म के बारे में बताया। पहला इंट्रोडक्शन जो मतलब जो पहला परिचय मेरा था बुद्धिज्म से, तो हम सुनते थे कि बुद्धा का मतलब तो सब कुछ छोड़ दिया जाए, वैराग्य ले लिया जाए, और मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया से अलग रहता है। तो मुझे लगा ये अभी मैं क्या, ये इतनी छोटी उम्र में मैं क्या दुनिया से अलग ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक बार मीटिंग में आओ, तुम हमारी मीटिंग्स होती हैं, तुम देखने आओ। तो और उन्होंने कहा कि मैंने कहा तो कहाँ से है ये ग्रुप। उन्होंने कहा कि नहीं, ओरिजिनली तो जापान से है और मतलब वहीं जापान की ही मतलब प्रैक्टिस है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जैसे वो टेले ब्रांड्स पे वो चीज़ें बिकती हैं ना बाहर तो मुझे कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही थी। बड़ा मन मार के फिर भी मैं एक संडे, क्योंकि मैं हर संडे कहीं ना कहीं जाती थी, कोई बाबा पीर फकीर कहीं ना कहीं, तो मैं एक संडे हिम्मत कर चली गई। तो ठीक ठाक लगा मुझे, सब अच्छी बातें कर रहे थे। और तो मुझे बस एक चीज लगी, ये लोग तो बुद्धिज्म के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना बुद्धा के बारे में कोई बात हो रही है, ना मतलब वैराग्य के बारे में बात हो रही है, ना चोगे चोले के बारे में कोई बात हो रही है। किस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? तो वो लोग सब कुछ तो भी हैप्पीनेस और एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था ह्यूमन रेवोल्यूशन, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे लगा ये तो किसी एंगल से भी मुझे बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं लग रहा है। तो एक जो अच्छी और बुरी दोनों आदत है मेरी कि बस एक बार मुझे जिद में पकड़ लूं तो फिर वो पंजाबी में जैसे गरारी कहते हैं कि अटक गई तो बस इसको मैंने करना ही करना है। तो मैंने घर आकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी उसके बारे में, और इंटरनेट पे यहाँ वहाँ सब जो वो ग्रुप के लोग थे उनसे भी पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि और भी हम शेयर करेंगे, आप अगली मीटिंग में आइए, और कुछ किताब विताब भी दी पढ़ने के लिए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही प्रैक्टिस है और इसीलिए इसका नाम निचिरेन दाइशिन बुद्धिज्म है। तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ आपको, तो कुछ 700-750 साल पहले जापान में एक सेज कह लें या आचार्य कह लें, उनका नाम निचिरेन दाइशिन था, और उन्होंने
बुद्धा के सारे टीचिंग्स, तो ये मुझे पहली बार पता चला कि बुद्धा ने अपने लाइफ टाइम में 80,000 टीचिंग्स दिए थे, जो इसीलिए उन्हें लॉर्ड ऑफ टीचिंग्स भी कहते हैं। तो उन्होंने सारे उनके टीचिंग्स पढ़े, जितने भी उन्होंने ज्ञान दिया था। और एक जो वर्ड काफी बार बुद्धिज्म में आता है वो है सूत्र। सूत्र तो सूत्र का मतलब लेसन। अब मतलब अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम इंडियंस होने के नाते दी ओनली सूत्र वी हियर इज कामा सूत्र, दैट्स इट। तो हमें लगता है कि यही लेसन है, पर पतंजलि का योग सूत्र है और जैसे और भी हैं। तो इस बुद्धिज्म में जो ये प्रैक्टिस है, इसमें जो बुद्धा की लास्ट टीचिंग है उनके निर्वाण से 8 साल पहले की, तो जो उन्होंने लास्ट टीचिंग दी उसका नाम था लोटस सूत्र, और संस्कृत में कहें तो सद्धर्म पुंडरीक सूत्र पूरा नाम था सूत्र का। तो वो लास्ट लेसन था और उन्होंने कहा कि बस इसके बाद में अब और कोई लेसन नहीं देने वाला हूँ, ये लास्ट एंड फाइनल टीचिंग्स हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो अभी तक काम आएगा, लेकिन जो आगे आने वाला दिन है 1000, 2000, 2500, 5000 साल बाद ये टीचिंग्स काम नहीं करेंगी कि हवन या यज्ञ या भिक्षु बन के भीख मांगना, ये चीजें आपको पार नहीं लगाएंगी। तो बुद्धिज्म में जैसे इनलाइटनमेंट का या निर्वाण का कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी गति होनी है वो नहीं होगी अगर आप गलत लेसन्स पर या पुराने लेसन्स पर, तो एक तरीके से कहिए कि एक अपडेटेड वर्जन स्पिरिचुअलिटी का, वो जैसे हम अपडेट्स अपनी एप्स को अपडेट करते हैं अपडेट, वैसे ही बहरहाल। तो ये उन्होंने फाइनल टीचिंग जो थी लोटस सूत्रा की दी। तो फिर ये मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में और चीजें, तो जो भी था ये निचिन दार्शनिक जो आचार्य थे उन्होंने सारी टीचिंग्स पढ़ के एक निचोड़ निकाला कि यही फाइनल टीचिंग है, और इसी में बुद्धा ने वो रिवील किया है जो बाकी चीजों में उन्होंने नहीं बताया। बाकी शुरू में जैसे शुरू की जो टीचिंग्स हैं, किसी को कहा तुम मंत्र उच्चारण करो, किसी को कहा तुम भिक्षु बनो, भीख मांगो। तो शुरू के जो जैसे हम बुद्धिज्म में बोलते हैं कि ये बड़ी बेसिक पहली 1, 2, 3, 4 सीढ़ियां हैं कि आप शुरू में यहाँ से शुरू करें, पहले हम्बल बने, पहले कंपैशन लाएं, लोगों को समझें, ये सब चीजें। तो फाइनली जब मेरा साक्षात्कार हुआ और मुझे समझ में आई चीजें, तो ये था कि मूल जो प्रैक्टिस है ये वो एक कॉन्सेप्ट पे है कि जो ये पूरी दुनिया है जिसमें मेरा जीवन है, आपका जीवन है, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ी चीजें, हर चीज जो है वो एक मिस्टिक लॉ है, एक नियम के अनुसार चल रही है। तो और क्योंकि मैं जो थी वो हमेशा भगवान वाला, अवतारों में विश्वास करने वाला इंसान थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सुनना कि भाई भगवान नहीं है, एक नियम है। तो मेरे तो गले नहीं उतरी ये बात कि भाई नियम कैसे, नियम भगवान से बड़ा कैसे हो सकता, भगवान नहीं बनाया होगा। तो ये कहते हैं कि बुद्धा का जो फाइनल विजडम था वो ये था कि दुनिया सबको चला रही, कोई दुनिया को नहीं चला रहा। तो जो ये मिस्टिक लॉ है, जो ये नियम है कि सिंपल, अगर हम और कहीं ना जाएं, अपने शरीर पर ये देखें तो महीने दर महीने हमारे बाल बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, हमारी स्किन बदल रही है, हमारी हाइट बढ़ती है उम्र के साथ, फिर धीरे धीरे जब उम्र होती है रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है, हम झुकने लगते हैं। तो ये एक नियम चल रहा है, और ये फाइनल था कि ये सारी चीजें एक नियम पे चलती हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट का है। तो ये जो सद्धर्म पुंडरीक सूत्र है, इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हम जब अपने आप को और अपनी लाइफ को इस लॉ से अलाइन कर लेते हैं, तब हम एक बुद्धा की तरह जीते हैं। और उन्होंने ये कहा कि बुद्धा कोई इंसान नहीं है, बुद्धा लाइफ है, और हम जो भी सब जीवित हैं हम सारे ही बुद्धा हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले एक बुद्ध नहीं हूँ, सारे ही बुद्ध हैं, हर कोई। और जो इनलाइटनमेंट है या निर्वाण है वो अल्टीमेटली सभी को मिलने वाला है, हर कोई। इनफैक्ट बुद्धिज्म में ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपको निर्वाण या इनलाइटनमेंट मिलता नहीं है, आपको उसका बोध हो जाता है, इसीलिए आप बुद्धा कहलाते हैं। तो आप ऑलरेडी एक परफेक्ट बीइंग हैं, ऑलरेडी बुद्धा हैं। अच्छा। तो जो भी लाइफ है वो बुद्धा है। बस जब हमें उसका रियलाइजेशन हो जाता है, जब हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ मुझ में ये सत्य है, बस, और उसमें हम रहना शुरू कर देते हैं, वहां आप एक बुद्धा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये था कि भाई मैं तो कॉर्पोरेट की 10 घंटे की नौकरी करती हूँ गुड़गांव में, अब मैं कहाँ से जाके निर्वाण के लिए राइट मतलब ज्यादातर लोगों के साथ आज की पीढ़ी में यही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही धुंधला है बहुत लोगों के लिए। एक्चुअली हम लोगों की परेशानी ये है सारी ही, मतलब यंग जनरेशन की, मतलब मैं भी 34 साल की हूँ तो चले यंग ही मान लूंगी अपने आप को। बिल्कुल।
तो जो यंग जनरेशन की या हमसे 1-2 जनरेशन पहले की भी परेशानी है कि हम लोग खुद से तो कुछ रिसर्च नहीं कर, जो परिवार वाले कह देते हैं, जो मीडिया हमें पढ़ा रहा है, जो फिल्में पढ़ा रही हैं, व्हाट्सएप पढ़ा रहा है, हम बस वो पढ़ के हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा रिलीजन है, ये हमारी पहचान है, इससे आगे हम कोई रिसर्च नहीं करना चाहते। तो जो बुद्धा है या जो भी है, आप क्राइस्ट हो, कृष्णा हो, या किसी भी फेथ में कोई पैगंबर, कोई पीर, वो सब मेहनत करते हैं। तो एक चीज जो मैंने ये जानी कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी या अपने ज्ञान के लिए भी आपको मेहनत करनी है, किसी भी और चीज की तरह। किसी भी प्रैक्टिस में कोई जिम का इंस्ट्रक्टर है, वो खुद पहले कितनी मेहनत करता है, कसरत करता है, अपनी मसल्स बनाता है, उसके बाद लोगों को ट्रेन करता है। क्यों? वो उससे गुजर चुका है, उसे पता है मसल बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है, कि डाइट भी देखनी है, कंसिस्टेंसी भी देखनी है, रेगुलरिटी भी देखनी है, खाना पीना, एक्सरसाइज, सभी कुछ नींद देखनी है, सप्लीमेंट्स देखने, बहुत सारी चीजें। तो यही स्पिरिचुअलिटी में भी है कि मेहनत बहुत जरूरी है। तो हुआ ये फिर कि वहां से प्रैक्टिस मैंने शुरू करी। तो मैंने कहा प्रैक्टिस में करना क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एक जैसे बीज मंत्र होता है, एक चैंट है, नम्यो हो रेंगे क्यों, यही हम चैंट करते हैं। तो मैंने बोला बस यही है? बोला हाँ बस यही चैंट करते हैं, प्राइमरी प्रैक्टिस यही है, और सुबह शाम की 2 प्रेयर्स हैं, ये करना है, और बेसिकली हम नम्यो हो रेंगे क्यों चैंट करते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब भी बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नम्यो हो रेंगे क्यों, नम संस्कृत से लिया है, और म्यो हो रेंगे क्यों ट्रेडिशनल चाइनीज, जो पुरानी भाषा जो चाइना में यूज होती थी, मैंडरिन कैंटोनीज से पहले, तो एक चाइनीज भाषा, वो भाषा, और जापानीज ऑफ कोर्स इसमें मिली हुई है। तो इसका मतलब है नम्यो हो रेंगे क्यों, मैं लोटस की तरह, जो लोटस का जो फूल अगर आप देखें पार्थ, तो जो लोटस का फ्लावर है उसका आप हमारे सारे भगवानों को देखिए, सब लोटस पे ही बैठे रहते हैं, राइट, है ना। और मतलब कमल का इतना सिग्निफिकेंस है, खासकर हिंदू धर्म में, या हिंदू या सनातन धर्म आप जो भी बोलते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा फूल है कि जिसमें बीज और फूल दोनों एक साथ ही रहता है। राइट। तो वो दर्शाता है साइमल्टेनिटी जो है कॉज एंड इफेक्ट की, कि आगे मतलब मैं अभी बताऊंगी कि वो इसमें कर्मा का कॉन्सेप्ट है, कि मतलब मैंने कुछ कर्म कर दिए, अब कैसे बाहर निकलूं। तो इस प्रैक्टिस में है कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, जब आप नम्यो हो रेंगे क्यों को चैंट करते हैं, उसका जाप करते हैं, तो जो पुराने कर्म है वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं और साथ के साथ अच्छे भी बन रहे हैं। तो इसलिए ये लोटस लेसन है, क्योंकि हम लोटस से लेसन ले रहे हैं, कि जैसे कमल के फूल में वो फूल भी दे रहा है और बीज भी दे रहा है, और खिलता कहाँ है? कीचड़ में। तो जैसी हमारी आजकल की लाइफ है, जैसे डिफाइल्ड एज कहते हैं, तो कीचड़ में इतना सुंदर फूल खिलता है, वैसे ही हमारी भी जो लाइफ है, कि इतनी सारी परेशानी और हम में कितनी खामियां हैं। आज हम अपने दोष निकालने बैठेंगे तो हमें कितने सारे दोष मिलेंगे, कितनी कमियां मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद एक हमारा बुद्धा नेचर है, एक हमारा अच्छा नेचर है, जो हमारी अच्छी साइड है, है ना, उस पर हम काम करें। बहरहाल ये है कि एकमात्र ये चैंट है नम्यो हो रेंगे क्यों, ये हम चैंट करते हैं, और इसके साथ साथ एक पूरा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रेवोल्यूशन का, कि जहां हम अपनी लाइफ को इतना पॉलिश करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स को लेकर या फिर इटर्नल कॉन्सेप्ट्स को लेकर, कि हम जो भी लाइफ में चाहते हैं, जो भी चीज है, वो हमें उस चीज के मिलने के प्रोसेस में ही हम बुद्धा बन जाते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि लोग नौकरी के लिए प्रे कर रहे हैं, कोई शादी के लिए प्रे कर रहा है, कोई किसी और चीज के लिए प्रे कर, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी मटीरियलिस्टिक प्रैक्टिस है, ये कैसे मतलब बुद्धिज्म में होकर ये लोग ऐसी टैंजिबल चीजों के लिए बड़ी शैलो की थिंकिंग लगी मुझे। लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़े तो पता लगा कि मतलब बुद्धा ने कहा कि अर्थली डिजायर्स आर एनलाइटनमेंट, तो जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं से ही आपको अलौकिक चीजें भी मिलने वाली। तो अगर कोई कहें कि मैं एक लाल रंग की फरारी के लिए मैं प्रे करूं और चैंट करूं, तो उसको मिलने का जो प्रोसेस है उसमें मेरा फेथ बिल्ड होगा, मेरा एफर्ट जाएगा, मैं कुछ ना कुछ समाज में भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं अपने आप को भी पॉलिश करूंगा। इतने सारे प्रोसेस मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी करने के लिए हो रहे हैं, तो वो इच्छा बुरी नहीं हो सकती। तो ये यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म का मुझे लगा और फिर मुझे अच्छा लगा, और फिर करते करते आज 12 साल हो गए इस प्रैक्टिस में, मैंने और भी लोगों को ज्वाइन कराया है। तो अच्छा है, मतलब काफी डुएबल प्रैक्टिस है, मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि क्योंकि आप अपने, क्योंकि अभी मैं जब आपने शुरू में बताया ना मेरे को कि बुद्धिज्म का एक एलिमेंट दिख रहा था आपको
भी कहीं, और यू हैड दिस आइडिया कि वैराग्य की बात होती है, रिनंसिएशन की बात बहुत होती है बुद्धिज्म में. तो दिस इज समथिंग दैट स्केयर्स पीपल. इनफैक्ट इवन मी, मैं जब सोचता हूँ इस बात को, जितना भी मेरे को पता था बुद्धिज्म के बारे में अभी तक, तो मेरे को ये सोच के लगता है कि हमेशा बात जो होती है वो होती है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद. डिजायर डेफिनेटली, पर आप ये देखें कि डिजायर है किस चीज के लिए. अब आप देखें, डिजायर के बिना तो आप रह नहीं सकते. आप ह्यूमन फॉर्म में, अब हम कहते हैं कि हमारा माँ बाप से रिश्ता सबसे सच्चा है, सबसे बिल्कुल कोई निस्वार्थ रिश्ता है, मतलब उसमें माँ बाप को कोई स्वार्थ नहीं. पर आप देखें कि वो भी तो इच्छा ही है. पहले संतान पाने की इच्छा है, फिर उसके भरण पोषण की इच्छा है, फिर उसको ठीक करने की, अच्छा जीवन देने की. तो इच्छा के बिना तो आप जीवन नहीं जी नहीं सकते, इमेजिन कर सकते. exactly. है ना. और ये है कि हम अगर इच्छा ही नहीं रखेंगे किसी चीज की, एक बच्चा ये इच्छा ना रखे कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, या एक हस्बैंड वाइफ ये इच्छा ना रखें कि मैं एक प्यार से अपने पति पत्नी को रखूं, या हम समाज के लिए कोई इच्छा ना रखें, देश के लिए कोई इच्छा ना रखें, तो हम कैसे चलेगी दुनिया. तो इच्छा तो एक कहते हैं ना, मतलब अगर आप क्रिश्चियन फेथ में देखें तो वो कहेंगे कि एक थॉट या एक गलती की वजह से ही पूरा इट सेट द एंटायर यूनिवर्स इन मोशन. तो एक इच्छा या एक थॉट वो तो बहुत जरूरी है. और फिर आगे जाके मुझे ये भी थोड़ा टाइम के साथ समझ में आया कि बुद्धिज्म एक्चुअली बुद्धा या संतों से, इनसे रिलेटेड नहीं है. इट इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ लाइफ. आप अपनी लाइफ या नेचर के बारे में अगर आप इतना समझ लें. पुराने लोग होते थे, जैसे हम कभी, मैं एक्चुअली उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ हम गाँव में जाते थे, तो अनपढ़ लोग बिल्कुल, किताब जिन्होंने हाथ नहीं लगाई होगी कभी, उन्हें जमीन के बारे में, मौसम के बारे में इतनी नॉलेज, इतना कुछ. तो मुझे लगता था इतना ज्ञान कहाँ से आता है इन लोगों को. तो वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ, नेचर की लाइफ, वो सारे सीजन ऑब्जर्व करते हैं. उन्हें पता है बारिश किस दिन होगी, अब बर्फ कब पड़ेगी, धूप कब आने वाली है. तो ऐसी तो बुद्धा जो एक है, वो अपने आप को इतना एक्सर्ट करता है कि वो जो नेचर का लॉ है उसके साथ अलाइन हो जाता है. और जब अलाइन हो जाता है तो आपको सबसे पहले जो आपकी अपनी सबसे बड़ी एक कहें कि एक्सपेरिमेंट करने की लैब है, वो आप और आपका शरीर, आपका दिमाग, यही सबसे बड़ी लैब. आपको और कहीं वैराग्य जाने की मुझे तो लगता नहीं जरूरत है. और खासकर हमारे जैसे देश में जहाँ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन हमारी खुराक का ही पार्ट है, मुझे लगता है. आप कोई भी हो, कोई भी, मतलब कुछ एक ग्रुप्स को हटा दीजिए, तो आप कहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे लगता है सब इतने रिलीजियस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फेथ वाले लोग हैं, चाहे किसी भी फेथ से हो. तो मुझे लगता है एक इंडियन होने के नाते तो मुझे लगता है ये आपकी एक अनसेड एक ड्यूटी ही है कि आपको कोई ना कोई फेथ, सही बात है, फॉलो करना चाहिए. तो ये मुझे लगा कि यहाँ से कि औरों को भी बताना चाहिए कि ये एक, अगर आप सही समय पे एक अर्ली एज में अपने आप को इस तरह से अपनी छानबीन शुरू करते हैं, तो और कुछ बहुत ज्यादा छानबीन करने के लिए रह नहीं जाता है. तो और आपके लिए, अगर आप बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस नहीं करते, आप कोई और रिलीजन या किसी भी फेथ में नहीं है, आप सिर्फ नेचर को देखिए. सही बात है. नेचर में इतनी चीजें हैं कि आपको सारा सच वहीं से पता चल जाएगा, है ना. जैसे अब हम अर्थ को ही करें अगर ऑब्जर्व, तो कभी कहीं पे समंदर में कुछ हो रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि ये मेरे दिमाग की जैसे हालत है कि कभी कभी यकायक गुस्सा आ जाना, या कभी कभी 3-4 दिन बहुत खुशी के निकल रहे हैं, कभी कभी फिर एकदम ही लाइफ बड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है. तो इसी तरह से अगर हम अपने आप को अगर समझ लेते हैं और नेचर से उसको जोड़ पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में हल हो जाती हैं. और बाकी रहा जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है या कर्मा की जो थ्योरी है, उसमें मुझे तो बहुत आनंद आया सुप्रिया जी की बातें सुन के, और बहुत सारी ऐसी बातों को वैलिडेट करने का मौका मिला जो मैं सोचते हुए आ रहा हूँ बहुत सारे समय से, और बहुत सारी नई बातें भी पता चली जिनको मैं अलग ढंग से देखता था आज तक. और ऐसी कई और बातें हैं और बहुत काम की बातें हैं. अगले भाग में सुप्रिया एक बहुत ही कमाल का किस्सा बता रही हैं हमको, जिसने अध्यात्म में उनकी पकड़ और मजबूत करी, या कहें कि उनका विश्वास और जगाया, और उसके थ्रू वो हमें थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़े रिसोर्सेज भी दे रही हैं, ये समझाने के लिए कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की बहुत अहमियत है आज के लिए, आज के समाज में, आज की पीढ़ी को. तो अगला पार्ट सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. अगर आपको इनमें से कोई भी बातें बुरी लगी हों, अच्छी लगी हों, आप सहमत हों, असहमत हों, या आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने नजरिए से, अपने तरीके से, तो मुझे बताइए लिखकर info@dhwani.co.in पर. आप वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं जो कि है dhwani.co.in/podcast. फेसबुक पे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगी. शो को
होस्ट और प्रोड्यूस किया है मैंने, मेरा नाम है पार्थ चौहान। थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने और ध्वनि का लोगो डिज़ाइन किया है सौम्या गर्ग ने। और शौर्यवर्धन सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सुप्रिया जी से रब्ता कराने के लिए, इस संवाद के लिए। ध्वनि पॉडकास्ट हर पॉड कैचिंग प्लेटफॉर्म पे सुना जा सकता है, जैसे स्पॉटिफाई, स्टिचर, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक और हर उस जगह जहां पॉडकास्ट सुने जा सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, जो भी पॉसिबल हो करना। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो रेट और रिव्यू भी कर दीजिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलती है। जिन लोगों को अभी तक का काम अच्छा लगा हो वो मेरे लिए कॉफी खरीद के मेरा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, उसका भी लिंक शो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा आध्यात्म को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगले बुधवार तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। सारी विघ्न बाधाएं आज ही आनी है। 3 बार अटक चुका है ऑलरेडी। किस्मत महान हो तो क्या करे इंसान। 3 बार ऐसे अटक चुका है, उसके बाद ये भी बाकी था होना। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है मेरे को। आई थिंक कोई कॉल आया तो रिकॉर्डिंग शायद रुक गई थोड़ी देर के लिए। क्या हो रहा है बार बार? मेरा सिस्टम बंद होने वाला है 2 मिनट में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है इधर अभी, ऐसे कभी नहीं जाती है। आज मेरा टेस्ट ऑफ फेथ है। कोई हम फेथ की बात कर रहे हैं ना, तो डेविलिश फोर्सेस तो आने वाली।